हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है। आपका विश्व के भूगोल को हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं और विश्व के भूगोल में हम लोगों ने सौरमंडल और पृथ्वी की गतियों को, ये दो टॉपिक की हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और पूरा डिटेल से इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं आपका। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यहाँ से काफी सवाल बनते हैं परीक्षाओं में आपका, चाहे कोई भी पेपर आप देने जाएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आपका जरूर क्वेश्चन बनता है आपका। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में, ठीक है ना, कम से कम शब्दों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पूर्ण रूप से पढ़ने की कोशिश हम लोगों ने किया है आपका। इसमें एक बात ध्यान देंगे आप सभी लोग कि इसे समझेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर रटने की कोशिश करेंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे आपका। इसलिए इसको समझने की कोशिश करिए और है बहुत आसान। अगर आप समझ जाएंगे तो समझिए कि ये पूरा मामला डील कर लेंगे आप लोग और यहाँ से जितने भी सवाल बनने वाले हैं इसको आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे आपका। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक काम हम लोग के लिए आप लोग कर दीजिए, अगर हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए तो कम से कम एक शेयर और एक लाइक जरूर कर दिया करें आप सभी लोग। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये श्रृंखला फ्री है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। फ्री में आपको ज्योग्राफी पूर्ण रूप से पढ़ना है। जितने भी ज्योग्राफी की क्लासेज हैं सब, और इस चैनल से जितनी भी क्लासेज हैं सब फ्री हैं। तो कम से कम आप लोग शेयर तो कर दीजिए। आप लोगों से पैसा नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी ऐसा चार्ज नहीं है, सिर्फ आपसे यही कहा जा रहा है कि शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है। आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब पढ़ा जाता है तो पहले आप सोचिए कि हम लोग उसी ग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसी ग्रह की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हम लोग हैं आपका। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी हमारा, जिस पर जीवन पाया जाता है आपका। अब तक तो हम लोगों ने इसकी गतियों के बारे में और इसके ऊपर की श्रृंखलाओं के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है, लेकिन आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपका। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, पृथ्वी के अगर आंतरिक हिस्से की हम लोग बात करते हैं तो इसमें तो कोई गया नहीं है आपका। ठीक है ना। जितने भी साइंटिस्ट हुए आपका, भूगोलवेत्ता हुए, वो किसी न किसी तरीके से संकल्पना करके या अनुमान लगा करके उन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया आपका। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने लिखे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण, और यहाँ पर लिखा गया जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, और यहाँ है चैम्बरलिन तथा माल्टन की ग्रहाणु संकल्पना। आपका परिकल्पना का मतलब होता है कि कल्पना करके कुछ थ्योरी के अनुसार उसका अनुमान लगा करके ये बात को कही गई है आपका। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट किसी बात को कह पाना संभव नहीं है। ये सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ अगर मिलती है तो भूकंप विज्ञान से मिलती है आपका, बाकी किसी से सटीक जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राप्त नहीं होती है आपका। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में खोज करने की कोशिश की, जानने की कोशिश किया इन लोगों ने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण। आप लोग एक चीज ध्यान देना, ये जितना मैंने लिखे हैं ना, इसको आप लोग एक जो आपकी नोट्स है उस पर आप लोग जरूर नोट कर लें। आप सभी लोग जो आप नोट्स बना रहे हैं ज्योग्राफी की, उसमें अब ये तीसरा लेसन जो है इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे और एकदम क्रम से नोट करते चलिए, ऐसे ही एकदम पढ़ना है आपको। ठीक है। और पूरी ज्योग्राफी मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका फ्री सीरीज, बिना चार्ज का आपका। ठीक है ना। जिससे जो गरीब बच्चे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाए और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए आपका। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण। तो सबसे पहले भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अपने प्रमाण दिए, उसके अनुसार जो है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश इन्होंने किया। इसके बाद जब उससे सटीक जानकारी नहीं मिल पाई तो उन लोगों ने क्या किया, अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश किया इन लोगों ने। अप्राकृतिक स्रोत में क्या क्या देखा, घनत्व, दाब और ताप के आधार पर इन लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया इन लोगों ने। ठीक है। इसके बाद जब इससे भी इनको संतुष्टि नहीं हुई आपका, तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर इन लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश किया आपका। तो प्राकृतिक स्रोत की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक ज्वालामुखी होता है और एक क्या होता है, भूकंप होता है आपका। ठीक है। यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप के आधार पर इन लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया आपका। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण के बारे में। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण के बारे में तो दो प्रमाण को हम लोग देखेंगे यहाँ पर।
एक होता है चेम्बरलिन तथा माल्टन की ग्रहाणु संकल्पना। अब आपसे सवाल कैसे बनता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताती है आपका। तो ध्यान रखना, चेम्बरलिन तथा माल्टन की जो ग्रहाणु संकल्पना है आपका, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराती है आपका। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, चेम्बरलिन तथा माल्टन ने जो है अपनी संकल्पना में क्या कहा, ये हम लोग इसको जानते हैं। तो इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर थ्योरी है कि चेम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ग्रहाणुओं के जुड़ने से हुआ है, अतः पृथ्वी कैसी है, ठोस है। हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, उसका जो केंद्रीय भाग है वो आज भी तरल अवस्था में या प्लास्टिक अवस्था में है आपका। लेकिन चेम्बरलिन ने क्या बताया कि हमारी पृथ्वी ग्रहाणुओं के जुड़ने से इसका निर्माण हुआ है और यह कैसी है, ठोस है। ग्रहाणुओं का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल जैसे धूल के कण हों, उनके जुड़ने से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है आपका। जैसे ये ग्रहाणु है और इनके जो छोटे छोटे अणु है ना, यहाँ पर इनके जुड़ने से, ग्रहाणुओं का जुड़ना, देखिए यहाँ पर ग्राफ में मैंने दिखाया है आपका, ये ग्रहाणु है और इनका जुड़ना यहाँ पर संभव हो पा रहा है और यहाँ पर दिखाया हमने पृथ्वी का निर्माण आपका, ठीक है। तो ग्रहाणुओं के जुड़ने से जो है पृथ्वी का यहाँ पर निर्माण हुआ है, ये बात किसने बताई, चेम्बरलिन ने। अब एक बात आप लोग सोचिएगा कि जब कोई भी चीज परत दर परत जुड़ेगा, धीरे 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 करके जुड़ेगा, तब तो वो ठोस ही होगा, तरल तो होगा ही नहीं। यानी कि ये जब पार्टिकल कई वर्षों में जब ये जुड़े होंगे एक एक करके, तो कैसे होंगे, ये ठोस अवस्था में होंगे, न कि तरल अवस्था में इनका कोई पार्ट होगा, क्योंकि ये परत दर परत जुड़े हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में जो मिट्टी की पहले दीवार बनाई जाती थी, पुराने समय में गांव में जो मिट्टी की दीवार बनाई जाती थी, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि आधी दीवार या थोड़ी सी दीवार को बना करके फिर छोड़ दिया जाता था, फिर थोड़ी सी बना करके फिर छोड़ दिया जाता था, जब सूखती थी तो फिर उसको बनाया जाता था, फिर बनाया जाता था, ऐसा करके दीवार को कंप्लीट किया जाता था। कारण यह था कि मिट्टी की दीवार थी और उसे एक बार में बना पाना संभव नहीं है आपका। तो कई पार्ट में बनाने से क्या होता था कि वो ठोस अवस्था को प्राप्त होती थी और दीवार बन जाती थी आपका। उसी प्रकार से ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार जो है आपका हमारी पृथ्वी कैसी है, ठोस है आपका, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल जब एक दूसरे के ऊपर परत दर परत जमा होंगे आपका, तो क्या होगा, वो ठोस होगा, न कि तरल अवस्था में होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि वो एक एक पार्ट के हिसाब से जुड़ेगा आपका, ठीक है। अब दूसरी जो परिकल्पना यहाँ पर आती है आपका निकल करके सामने, वो आती है जिन्स की ज्वारीय संकल्पना आपका, जिन्स की ज्वारीय संकल्पना आपका। अब देखते हैं हम लोग जिन्स की ज्वारीय संकल्पना के अनुसार क्या पढ़ते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान देना कि ये जो चेम्बरलिन की परिकल्पना है, ये बताती है कि पृथ्वी हमारी कैसी है, ठोस अवस्था में है। ये बात याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि पूछता है चेम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, ये सवाल पूछता है। तो चेम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी है आपका, ठोस अवस्था में है आपका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिन्स की ज्वारीय संकल्पना, इसे आप लोग हेडिंग बनाइए, जिन्स की ज्वारीय संकल्पना। और इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सूर्य के पास, इन्होंने कहा कि सूर्य के पास से गुजरने पर, यानी कि सूर्य के पास से जो है एक बड़ा तारा जो है, यहां पर मैंने ग्राफ में बनाया है कि सूर्य के पास से एक बड़ा तारा जो है वो क्या हुआ, गुजरा। यानी कि सूर्य के पास से एक बड़ा तारा गुजरा, जिसके गुजरने से, इस बड़े तारे के गुजरने से जो है आपका गुजरने पर प्लाज्मा का कुछ भाग सूर्य से अलग हो गया। यानी कि जो बड़ा तारा है आपका ये वाला, जब ये सूर्य के पास से गुजरा तो प्लाज्मा का एक पार्ट जो है वो अलग हो गया आपका, कुछ भाग सूर्य से अलग हो गए, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसके अनुसार जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में और ऊपरी भाग ठोस अवस्था में है आपका। यानी कि जिन्स की जो संकल्पना है आपका, इसके अनुसार जो है पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है आपका वो ठोस अवस्था में है और इसका आंतरिक भाग कैसा आपका, तरल अवस्था में है। ये सवाल पूछेगा आपसे, पूछेगा कि जिन्स की जो ज्वारीय संकल्पना है, यहाँ पर पूछेगा जिन्स की जो ज्वारीय संकल्पना है इसके अनुसार हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ये बात पूछेगा आपसे। तो जिन्स की ज्वारीय संकल्पना के अनुसार हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है आपका वो कैसी है, वो तरल अवस्था में है और इसका ऊपरी भाग कैसा है आपका, ये ठोस अवस्था में है आपका,
ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। तो ये तो था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अप्राकृतिक स्रोत के बारे में, यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर कैसे जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ आपका। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और नोट करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर, क्योंकि ये पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो प्रमाण थे उनके अनुसार हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा आपने। ठीक है ना, चलिए वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर करें और जो है फेसबुक पर या अन्य जो सोशल मीडिया है उस पर वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करें आपका, जिससे सबकी भलाई हो सके, सारे बच्चों की तैयारी अच्छे से हो सके आपका। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पर अप्राकृतिक स्रोत। जब हम लोग अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले पॉइंट से निकल करके आता है घनत्व के आधार पर हम लोग देखेंगे, डेंसिटी के आधार पर देखा जाएगा। देखिए हुआ क्या कि जब भूगोलवेत्ताओं को इस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण के आधार पर सटीक जानकारी पृथ्वी के बारे में नहीं मिली, तो इन लोगों ने अप्राकृतिक स्रोत को साधन बनाया और इसके अनुसार जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करना शुरू किया। तो सबसे पहले इन लोगों ने घनत्व के आधार पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की आपका। इन्होंने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब घनत्व के आधार को पकड़ा तो उन्होंने देखा कि जो पृथ्वी की परपटी होती है, जो पृथ्वी की क्रस्ट है आपका, क्रस्ट का घनत्व इन लोगों ने क्या देखा आपका, भूपरपटी, यहां पर लिखेंगे भूपरपटी का घनत्व, भूपरपटी का घनत्व इन लोगों ने देखा तो कितना था 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपका। ठीक है ना, ये चीज इन लोगों ने देखा, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है आपका उसका घनत्व कितना देखा 3.0 आपका। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी के औसत घनत्व की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपका, ये हो जाता है। और पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग की अगर हम लोग बात करेंगे, आंतरिक भाग का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाता है लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब यहां पर आप लोग देखिए कि तीन प्रकार से मैंने एक शॉर्ट वे में मैंने बता दिए। एक चीज ध्यान देना आप सभी लोग कि जितना मैं डिटेल कर रहा हूं उतना डिटेल आपसे सवाल पूछता नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट्स को हाईलाइट करा दूंगा कि ये पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखेंगे, वहीं से सवाल बनता है आपका। ठीक है ना, ये तो बस समझने के लिए इतना मैंने डिटेल किए हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भूगोलवेत्ताओं ने देखा कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसका घनत्व 3.0 है, औसत घनत्व को उन्होंने देखा, औसत का मतलब होता है अधिक और कम से बीच का जो आंकड़ा होता है उसी को औसत कहा जाता है आपका। तो औसत घनत्व को जब इन लोगों ने देखा तो ये पाया कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है आपका। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे आपका कि भूपरपट्टी का घनत्व जो है 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और आंतरिक भाग का घनत्व जो था 13.6 था। यहाँ पर आपने तीन घनत्व को देखा, इससे ये पता चला कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो एक समान नहीं है आपका, वो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग की तरफ जैसे जैसे भूगोलवेत्ताओं ने सर्च करने की कोशिश की तो देखा कि इसका घनत्व क्या हो रहा है, बदल रहा है आपका, लगातार एक समान नहीं है। और आपसे सवाल पूछता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है आपका। ये चीज आप लोग याद रखेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए, अब जब भूगोलवेत्ताओं ने इस दाब के आधार को देखा तो दाब के आधार पर इन लोगों ने जब सर्च किया तो एक चीज पाया ये कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, यानी कि
जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्रीय भाग की तरफ बढ़ने की कोशिश इन लोगों ने किया तो देखा ये कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। आपका दाब क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन दाब के बढ़ने की एक आखिरी सीमा होती है। और ध्यान दीजिए, आखिरी सीमा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जानो कि पृथ्वी केंद्रीय भाग की ओर जाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। आपका दाब बढ़ने के साथ में घनत्व क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और एक रूल है कि देखिए, दाब कितना भी बढ़ाएंगे, घनत्व के बढ़ने की एक आखिरी सीमा होती है, उसके बाद घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका। यानी कि दाब के साथ में घनत्व परिवर्तन की एक सीमा होती है, उसके बाद घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो रुक जाएगा। कब ऐसा होगा, जब एक तत्व से संरचना हुई रहेगी। अगर भिन्न भिन्न तत्वों से संरचना हुई है तो घनत्व भी भिन्न भिन्न प्रकार का होगा आपका, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब घनत्व के बढ़ने की एक आखिरी सीमा होती है दाब के अनुसार, यानी कि दाब बढ़ रहा है, क्लियर है आपका, तो दाब के अनुसार घनत्व के बढ़ने की एक आखिरी सीमा होती है, उसके बाद घनत्व का बढ़ना रुक जाना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं हो रहा है, लगातार घनत्व का परिवर्तन हो रहा है, जिससे भूगोलवेत्ताओं ने ये अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है किसी भारी घनत्व वाले तत्वों से मिलकर के बना हुआ है आपका। ये बात इन लोगों ने क्लियर कर लिया यहाँ पर, लेकिन ये पता नहीं चला कि कौन सा भाग है। ये तो पता चल गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो आपका अंदर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो किसी भारी घनत्व वाले तत्व से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इसकी सटीक जानकारी यहां से प्राप्त नहीं हो पाई आपका। दाब के आधार पर हमने देखा और घनत्व के आधार पर हम लोगों ने दो पार्ट इसका हमने कंप्लीट किया। अब तीसरे बात हम लोग कर लेते हैं ताप के आधार पर, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहां पर आप लोग एक पॉइंट को नोट कर लेंगे कि चट्टानों के दबाव के कारण, यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग इसको, चट्टानों के दबाव के कारण आयतन कम होता है तथा घनत्व बढ़ता है। यानी कि यहां पर जो चट्टानों का दबाव है जिसके कारण आयतन आप देख रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन घनत्व यहां पर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आप एक नोट कर लेंगे आपका, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे तापमान, यानी कि तापमान के आधार को आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है आपका, ठीक है। ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। चलिए हम लोग तापमान की बात कर लेते हैं आपका, यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग तापमान। अब तापमान के बारे में भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन करने की कोशिश किया, ठीक है ना। जब इन्होंने तापमान के बारे में अध्ययन करने की कोशिश किया तो ये लोग एक चीज पाए यहाँ पर, तापमान के आधार पर इन लोगों ने ये पाया कि 100 किलोमीटर तक की गहराई तक, 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर आपका, 100 किलोमीटर तक गहराई पर जो है तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा था, तापमान वृद्धि दर, यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में समथिंग अगर हम लोग देखेंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर पर क्या होती थी, वृद्धि होती थी आपका। यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई तक जो है आपका, 100 किलोमीटर तक की गहराई तक जो तापमान की वृद्धि दर यहाँ पर लिख लेंगे आप सभी लोग, 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में वृद्धि दर जो है कितना थी, 12 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखेंगे आप लोग, 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 12 डिग्री सेल्सियस जो है प्रति किलोमीटर होती है, यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग, होती है। यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है ना, 100 किलोमीटर तक की गहराई की बात हम लोग अगर करेंगे, जीरो समथिंग आप अगर देखेंगे तो जीरो से या क्रस्ट से जो है 100 किलोमीटर तक की गहराई तक जो तापमान के बढ़ने की जो दर है आपका वो 12 डिग्री सेल्सियस है आपका। कितना है आपका, 12 डिग्री सेल्सियस है आपका, ठीक है ना। और वैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 32 मीटर की गहराई को जब आप लोग पार करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होती है,
वृद्धि हो जाती है? ये भी सवाल आपसे पूछता है। तो लिख लेंगे शुरू में आप देखेंगे तो 32 मीटर की गहराई को पार करने के बाद जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। और ये जो आंकड़ा है आपका 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान की वृद्धि दर जो होती है वो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से होती है आपका। इसके बाद 101 किलोमीटर से, यहां पर नोट करेंगे आप लोग, 101 किलोमीटर से 300, 101 किलोमीटर से आपका 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक की स्थिति क्या होती है यहां पर देखेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रति किलोमीटर हो जाती है आपका। यानी कि जब 101 किलोमीटर के बाद जो तापमान की वृद्धि दर होती है वो कम होने लगती है आपका। यानी कि आप देखेंगे यहां पर कि 100 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे तापमान की वृद्धि दर क्या होती है? कम होती है, लेकिन तापमान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है आपका। ठीक है, वृद्धि दर में कमी होती है आपका। यहां पर देखा आप लोगों ने 101 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की गहराई की स्थिति क्या है आपका। इसके बाद देखेंगे 301 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक की स्थिति, यानी कि 301 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक की स्थिति क्या है। 300 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक की गहराई की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ आप बढ़ रहे हैं तापमान की वृद्धि दर में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। अब ये सवाल आपसे पूछता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ जाने पर या आंतरिक भाग की तरफ बढ़ने पर तापमान की वृद्धि दर में क्या परिवर्तन होता है? ये सवाल पूछता है। तो इसकी वृद्धि दर में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ट्रिक कर देते हैं कि तापमान कम होने लगता है। तापमान कम नहीं होता है, उसकी वृद्धि दर में कम होती है, उसके बढ़ने की दर में क्या होती है? कमी होने लगती है आपका। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं आपका। यहां पर आप लिख लेंगे कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, एक लाइन में आप लोग नोट करिए, पहले इसको नोट करिए फिर मैं लिखवा देता हूं आपका। चलिए आप लोग यहां पर नोट करेंगे एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे आपका। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत ही आसान है। अभी लास्ट जैसे ही खत्म होगा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आप देखेंगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी आपका। ठीक है ना, और साथ में आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद नोट्स पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान के पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी होती है, कमी होती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा आपका। ठीक है, यानी तापमान की वृद्धि दर में क्या होती है? कमी होती है आपका। ठीक है ना, और तापमान में कोई कमी नहीं होती है आपका। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपका प्राकृतिक स्रोत पर, यानी कि अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर भी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहां से भी भूगोलवेत्ताओं को पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है आपका। इन लोगों ने क्या क्या देखा? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण को देख लिया, और अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर इन लोगों ने देख लिया, और इसके बाद अब ये लोग पहुंचे कहां पर? तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, क्योंकि यहीं से अब इन लोगों की एक आखिरी उम्मीद रह गई थी आपका। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर लिया आपका? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण के बारे में, और अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोगों ने देखा। अब जो अगली वीडियो आपकी बनेगी उसमें हम लोग प्राकृतिक स्रोत के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपका, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बस यहीं तक रखता हूं इस वीडियो में आपका।
अगली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा उसको, क्योंकि उसमें जब आप लोग देखेंगे तो ये पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना पूर्ण रूप से आपकी क्लियर हो जाएगी और यहाँ से जितने भी सवाल बनने वाले हैं वो सभी सवाल आसानी से आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे आपका। ठीक है ना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक आप लोग रखते हैं, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा, 1-2-3 बार देख लेंगे आप लोग तो पूरा आपको याद हो जाएगा। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से बहुत सवाल बनता है, सभी परीक्षाओं में बनता है आपका, जितना भी पेपर आप लोग देते हैं हर एक पेपर में आपका आता है। ठीक है ना। तो अब हमें आप सभी लोग इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे अब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।